हम लोग बेसिकली पहली बार तो हमने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि क्लासिफिकेशन का जो कंसेप्ट है ये क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, व्हाई वी बेसिकली क्लासिफाई ऑर्गेनिजम्स. So these are the major reasons. First of all, it helps to identify relationship between different species. Secondly, it simplifies the study of biodiversity क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ठीक है. We are looking at millions of species to consider for study, तो इतना सबका सब एक साथ वर्कआउट कर लेना impossible है. And secondly, it also assists in naming new categorized या newly recognized species. समझ में आ रहा है? So basically ये सारे के सारे characteristics की वजह से हम लोग क्लासिफिकेशन काफी important रह जाता है. Now हम लोग क्लासिफिकेशन का जो पूरा प्रोसेस वर्कआउट करते हैं that is according to this taxonomic hierarchy. ठीक है, टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आप लोग ने ऑलरेडी ये सिस्टम जो है पढ़ा हुआ है, किंगडम, फाइलम, क्लास, राइट. सो बेसिकली दीज आर द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. ठीक है, डोमेन से शुरू करेंगे. ये डोमेन क्या है ये आप लोग को चैप्टर नंबर 2 जब हुआ नहीं है ना, चैप्टर नंबर 2 नहीं हुआ है. हाँ, सो चैप्टर नंबर 2 जब होगा तब आप लोग को समझेगा डोमेन एक्चुअली क्या है. टू सिंपली अंडरस्टैंड, इस आदमी ने कार्ल वूज ने इन ईयर 1993 एक थियरी दिया था कि वी कैन क्लासिफाई ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अकॉर्डिंग टू देयर राइबोसोम्स. समझ में आ रहा है? उनका जो 70s राइबोसोम्स है, 80s राइबोसोम्स है, उसके हिसाब से हम लोग उसे क्लासिफाई कर सकते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट ही केम अप विद द 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ: बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया. समझ में आ रहा है? तो इनको हम लोग डोमेन्स कहते हैं. बैक्टीरिया मतलब ऑल द प्रोकैरियोटिक बीइंग्स. आर्किया मतलब दीज आर प्रोकैरियोटिक बीइंग्स नो डाउट, बट ये कीमो ऑटोट्रॉफिज्म करते हैं. समझ में आ रहा है? केमिकल्स खाते चीजें. क्लियर है? एंड देन यूकैरियोटा में सब बाकी के ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, प्लांट, फंगी, एनिमल्स, सब कुछ. समझ में आ रहा है? सो ये 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ. डोमेन के बाद आ जाते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, family, genus and species. Clear है? So these are basically the hierarchy of taxonomy to consider. तो हम लोग ने बेसिकली हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन देखा कि कैसे अलग अलग लोगों ने एनिमल्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की. ठीक है, उसमें से सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो सबसे पहला ऐसा कंसिडर किया जाता है वो है एरिस्टोटल का दिया हुआ थियरी. याद है? जिसमें रेड ब्लड होता है एनेमा, एंड जिसमें रेड ब्लड नहीं होता जैसे अनेमा. समझ आ रहा है? एंड फिर एनेमा को फर्दर उन्होंने क्लासिफाई किया था इनटू ओविपेरा एंड विविपेरा. ओविपेरा अंडे डालते हैं, विविपेरा डायरेक्ट बर्थ देते हैं. क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट अगर हम लोग कंसीडर करते हैं उसके बाद आ जाता है कैरोलस लिनियस. कैरोलस लिनियस ने बेसिकली 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का कांसेप्ट सबसे पहली बार दिया था. तो उसमें उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था इनटू द 6 सिस्टम्स: मैमेलिया, एव्स, एम्फीबिया, पाइसेस, इंसेक्टा एंड वर्म्स. बट ये उतना क्लियर कट प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं था. समझ में आ रहा है? सो मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन जो आप लोग ने 10th में पढ़ा था, ठीक है, स्टेट बोर्ड का जो 10th स्टैंडर्ड में आप लोगों को साइंस 2 का आई थिंक 6th चैप्टर जो था, वो क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय 2 मेजर पीपल्स कंट्रीब्यूशन. एक था योर्गेस कुवियर एंड दूसरा था अर्नेस्ट हैकेल. ठीक है, योर्गेस कुवियर एंड अर्नेस्ट हैकेल, इन दोनों ने मिलके मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बताया. और वही चीज हम लोग वहां पे देखना शुरू किए. ठीक है, जो 10th में आप लोग ने देखा था दैट वाज क्लियर है? कोई डाउट? सो बेस्ड ऑन दैट, सी दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर बेसिकली बीइंग एन एनिमल. ठीक है, मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को एक एनिमल करके कंसीडर कर रहा है तो उन्हें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स शो करना कंपलसरी है. ठीक है, नो एक्सेप्शंस एट ऑल. क्लियर है? सबसे पहला, कोई भी एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता. समझ में आ रहा है? एनिमल सेल अगर है तो उस पे सेल वॉल कभी नहीं होगा, बिकॉज सेल वॉल जो है प्लांट सेल, फंगल सेल,
बैक्टीरियल सेल सब में होता है, बट एनिमल सेल में कभी नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा स्टोरेज वैक्यूल्स नहीं होते प्लांट सेल में, सॉरी एनिमल सेल में, ठीक है। प्लांट सेल्स में देखो सेंट्रल वैक्यूल होता है, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, एनिमल सेल में स्टोरेज वैक्यूल नहीं होगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स हो सकता है जो एक्सक्रीशन वगैरह करने के लिए हेल्प करे, बट स्टोरेज करने के लिए कोई वैक्यूल कभी नहीं होगा। देन अगर हम लोग कंसीडर करें, क्लोरोफिल पिगमेंट भी नहीं होता है, ठीक है। देयर इज नो जादू ऑन अर्थ, ठीक है। सो एटलीस्ट ऑन अर्थ हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि हमारे इधर कोई भी ऐसा एनिमल नहीं है जो सोलर चार्जिंग से काम चल जाता है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट वी आल्सो हैव साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन बोलेगा तो सेंट्रियोल्स, ये माइक्रोट्यूब्यूल के फाइबर्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल को अपना शेप, अपना सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जरूरी होता है। नाउ क्योंकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होता, तो कोई तो एक सिस्टम चाहिए ना जिससे वो अपना सेल का स्ट्रक्चर मेंटेन रखे। साइटोस्केलेटन हेल्प्स इन दैट प्रोसेस, ठीक है। अब क्योंकि प्लांट सेल, फंगल सेल, बैक्टीरियल सेल सब में साइटोस्केलेटन होता है, तो फिर उन लोगों को बेसिकली ये सिस्टम बना के देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, कोई डाउट? सो इसलिए सेंट्रियोल्स वगैरह उनमें नहीं होता। क्लियर है? देन सबसे बड़ी बात, सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स इन दिस केस एनिमल्स में वो किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के या पकड़ के या मरा हुआ को खाएंगे, समझ में आ रहा है। कुछ ना कुछ खा के, ऑर्गेनिक मैटर खा के अपना बॉडी में न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं, समझ में आ रहा है। हम लोग आगे देखेंगे बहुत सारे अलग अलग फीडिंग टेक्निक्स है, हर एक फीडिंग टेक्निक का रीजनिंग हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग स्टोर जो फूड रिजर्व कंसीडर करते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फैट्स, समझ में आ रहा है। जो कि थोड़ा सा हल्का सा एक पतला सा लेयर ऑफ चर्बी इधर होना चाहिए, ठीक है। इधर जो है वो पाव का लादी अगर दिख रहा है आपका, यू आर बेसिकली डूमिंग योरसेल्फ, समझ में आ रहा है। वो पाव का लादी दिखना इज लाइक बीइंग हेल्दी, ऐसा नहीं है। इन फैक्ट दैट इज द मोस्ट अनहेल्दी थिंग दैट यू कैन डू, ठीक है। क्योंकि ये जो छोटा सा लेयर ऑफ चर्बी है, ये आपके इस एरिया को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है, एंड साथ ही साथ ये बेसिकली आपको थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट्स वगैरह प्रोवाइड करते रहता है। यू गॉट माय पॉइंट। सो इसके बिना ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग कंसीडर करें, एवरी ऑर्गेनिज्म हियर, ऑलमोस्ट 90 to 95% ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हियर कैन मूव ऑन देयर ओन, ठीक है। 90 to 95% इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज कुछ ऐसे जानवर है, पता नहीं वो जानवर के नाम पे कलंक है, कि वो लोग ने सोचा नहीं हम प्लांट्स की तरह एक जगह पे चिपक के रहेंगे। Now this doesn't make any sense because अगर आप एनिमल हो तो आपको मूव करना है, किसी एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को मार के खाना है, तभी जाके आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेगा। दूसरे अपने मतलब मेट को ढूंढ के उसके साथ मीटिंग करना है, तभी जाके आपका रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। फॉर एनिमल कोई भी आपका रिप्रोडक्शन करवा के नहीं देगा, जैसा प्लांट्स के केस में हमको करके देना पड़ता है, pollination, right? There are animals who are trying to help in the process of pollination. तो plants के केस में there are animals involved, या फिर basically उन्होंने हवा वगैरह में उड़ा दिया, तो उसमें क्या होता है, वेस्टेज काफी ज्यादा होता है। अगर हवा में pollen grains उड़ा दिया तो वो स्पेसिफिकली टारगेट तक पहुंचेंगे या नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है। You got my point? But animals के केस में you have to basically move to reach your mate so that you can do mating. तो वो सारी चीजें यहाँ पे नहीं हो पाती है ठीक से, मतलब होती है बट उतना ठीक से नहीं हो पाता। क्लियर है? सो दैट्स द थिंग। नेक्स्ट, हर एक एनिमल के अंदर आपको सेल्यूलर वेरिएशंस देखने को मिलेगा, ठीक है। बॉडी में एक ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन होगा। सी प्लांट्स में वो ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत नहीं है सच, स्ट्रेट फॉरवर्ड वो जो एक बेसिक लेवल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कंसीडर करते हैं कि वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, ठीक है। प्लांट्स का सिंपल है, रूट सिस्टम होगा, शूट सिस्टम होगा। अगर जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू है तो वो ट्रू रूट ट्रू शूट है, जाइलम एंड फ्लोएम नहीं है तो फॉल्स रूट फॉल्स शूट है। समझ में आ रहा है? इतना हम लोग ने फिक्सेटेड करके रख दिया है। तो बेसिकली प्लांट्स में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्प्लिकेशन की जरूरत नहीं है। क्यों? दे आर नॉट मूविंग, दे आर नॉट थिंकिंग, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अदर देन डूइंग फोटोसिंथेसिस।
समझ में आ रहा है? बट फॉर एनिमल्स वी आर डूइंग मेनी थिंग्स जो दूसरा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं कर रहा है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई वी नीड वेरियस डिफरेंट ऑर्गन्स या ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन टू गेट वन और टू स्पेसिफिक एक्टिविटी डन। हर एक एक्टिविटी के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम है। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेशन का काम नहीं करेगा, यू गॉट माय पॉइंट? लंग्स डाइजेशन का काम कभी नहीं करेगा, ठीक है? हार्ट के बाजू में रह के वो सर्कुलेशन का काम कभी नहीं करेगा। हाँ, सर्कुलेशन को कंट्रोल करने के लिए वो हेल्पिंग हैंड दे सकता है, बट सर्कुलेशन करने का काम हार्ट का ही है। समझ में आ रहा है? सो अपने आप में ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आर फिक्स्ड। अब वो हेल्पिंग हैंड क्या है वो आप लोग को अगले साल समझेगा, नेक्स्ट ईयर, ठीक है? इस साल भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को क्लिक होगा। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन वाला जो चैप्टर है अगर मैं लूंगा तब आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है? एंड सबसे बड़ी बात, इनके बॉडी में आपको डेवलपमेंटल स्टेजेस दिखेंगी, मतलब जब वो बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर वेरियस चेंजेस आ सकता है। इनफैक्ट बहुत सारे एनिमल्स में तो मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस हो जाए तो मेटा का मतलब होता है ट्रांजिशन, समझ में आ रहा है? ध्यान में रखना, बायोलॉजी इज अ लैंग्वेज, ठीक है? जो लोग पहले दिन से मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, दे हैव हर्ड इट आई थिंक इन एवरी लेक्चर, ओके? हर एक लेक्चर में मैं ये चीज बोलता हूँ, जो लोग अभी है वो लोग भी ये ध्यान में रखिए कि बायोलॉजी इज अ लैंग्वेज। मेटा ये टर्म का मतलब होता है चेंजिंग, ट्रांजिशन, जो चीज अस्थायी है, समझ में आ रहा है? मॉर्फो मींस बॉडी स्ट्रक्चर, सो मेटामॉर्फोसिस मतलब चेंजिंग बॉडी स्ट्रक्चर। ड्यूरिंग द डेवलपमेंट इसका पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। इस वजह से देयर इज मेनी टाइम्स यू कैन नॉट डिफरेंशिएट, और बेसिकली डिफरेंशिएशन दूर की बात है, यू कैन नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन अ लार्वल स्टेज एंड अ एडल्ट स्टेज। अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल, अंडे में से एक कैटरपिलर निकला, वो कैटरपिलर ने पत्ता खा के अपने आप को मोटा किया, मोटा करने के बाद उसने अपने आप को प्यूपा में बना दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब वो प्यूपा का क्रिसलिस टूट के उसमें से निकला बटरफ्लाई। नाउ देखा है तो बटरफ्लाई इज द एडल्ट ऑफ दैट कैटरपिलर, कैटरपिलर उसका बच्चा है। बट आप वो बटरफ्लाई और वो कैटरपिलर को दोनों बाजू-बाजू में रखोगे तो would you be able to define any similar characteristic between the two? No. In fact, आप लोगों को अगर किसी ने वैसा मतलब बता के नहीं दिया या बेसिकली आपने वो प्रोसेस खुद के आंखों से नहीं देखा, you won't be even able to correlate between that caterpillar and that butterfly. समझ में आ रहा है? So ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन बेसिकली आपका एनिमल्स को डिफाइन करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज metamorphosis is one of the major characteristic of many different animals. Clear है? कोई डाउट? समझ में आया? नेक्स्ट, हर एक एनिमल के पास नर्वस सिस्टम कंपल्सरी होगा, समझ में आया? क्योंकि नर्वस सिस्टम विल मेक द ऑर्गेनिज्म मूव इन अ प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर। समझ में आ रहा है? अभी जैसे फॉर एन एग्जांपल, जब आप वॉक कर रहे हो तो वॉक करते वक्त कैसा है? Can you basically use your left leg and left hand together? ठीक है, like ऐसा। ये देखने में आप लोगों को काफी अजीब लग रहा है, right? Why? Because our body cannot coordinate in that particular fashion. ठीक है, I cannot walk fast with that particular fashion. ठीक है, I have to basically ये, ठीक है, right hand, left leg, ये दोनों कोऑर्डिनेटेड रहेगा, वैसे वर्सा। समझ में आ रहा है? तो ये कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने का काम पूरा नर्वस सिस्टम का है। उसी के साथ साथ क्योंकि हम लोग मूव कर रहे हैं, तो क्यों मूव कर रहे हैं, कहाँ जाना है, उधर जाके क्या करना है, कैसे जाना है, ये सारी चीजें हम सोचना शुरू करते हैं, राइट? वी थिंक, नर्वस सिस्टम मेक्स अस थिंक बिकॉज ऑफ आवर मूवमेंट। You got my point? Since we can move, we started thinking. मेरे को उधर जाना है तो क्यों जाना है, कैसे जाऊंगा,
कब जाना है, उधर जाके करना क्या है, वो सारी चीजें मैंने सोच ली। ठीक है। वर्ब, हम लोग इंग्लिश ग्रामर में ऐसा बोलते हैं ना, वर्ब के बिना कोई सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमारा वर्ब के बिना कोई भी एक पर्टिकुलर मतलब हमारा लिविंग का रीजन ही कंप्लीट नहीं होगा। एंड वो वर्ब हम लोग बेसिकली हमारे मूवमेंट से कर रहे हैं, तो दैट्स व्हाई वी नीड आवर ब्रेन। समझ में आ रहा है? सो दीज आर द कंपल्सरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरी एनिमल। हाँ, नो डाउट प्लस माइनस थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल कंडीशंस दिखेंगे आपको, बट ऑलमोस्ट लाइक 90 to 95% दीज आर द कंपल्सरी कैरेक्टर्स जो रहेगा ही रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट? थोड़ा सा आवाज निकालो यार, तुम लोग की वजह से तुम लोग इतना चुप बैठोगे तो मेरे को ऐसा क्या बोलूं, अजीब लगता है, आदत नहीं है चुप बैठने वाला कुछ के साथ। ओके, सो बेसिकली किंगडम एनिमेलिया को आप लोग ने 10th में ये ऐसे दो सिस्टम्स में क्लासिफाई किया था, और तो वहां पे सब किंगडम, कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा बोला गया था। कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा आर नॉट सब किंगडम, इट इज सुपर फाइलम। ठीक है, सुपर फाइलम कॉर्डेटा एंड सुपर फाइलम नॉन कॉर्डेटा। ठीक है, सब किंगडम में हम लोग कंसीडर करते हैं सब किंगडम पैराजोआ एंड सब किंगडम मेटाजोआ। ठीक है, पैरा ये टर्म का मतलब शायद मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताया था, याद है? नहीं, पैरा ये टर्म का मतलब आप लोगों को क्या लगता है? पैरा मेडिकल, पैरा मिलिट्री, पैरानॉर्मल, पैरा का मतलब क्या होता है? पैरा ये टर्म आप लोगों को क्या लगता है? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ इट? पैरामेडिकल, अभी लेट्स से physiotherapy. Physiotherapy comes under paramedical courses. Why it is called a paramedical course? क्योंकि फिजियोथेरेपी में कोई भी मेडिसिन का यूज नहीं होता है। समझ में आ रहा है? फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं वो आपको कोई भी ड्रग, कोई भी मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। They have no right to prescribe. वो लोग बेसिकली हाई फंडू मसाज वाले हैं। नो डाउट फिजियोथेरेपिस्ट को ये पता चला तो वो लोग गुस्से में आ जाएंगे, बट दैट्स द करंट ट्रुथ। सी, फिजियोथेरेपी इज बेसिकली टू मेंटेन योर बॉडीज नॉर्मल फिजिक्स। आपका बॉडी में हर एक जगह पे जो जॉइंट्स है एंड वो जॉइंट्स के बीच में जो मसल्स है, ये दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है, अगर बाय चांस ड्यू टू सम रीजन इज अनएबल टू बी मेंटेन्ड, तो वो उस चीज को ठीक करने के लिए आपके बॉडी का जो फिजिक्स है वो किस तरीके से गलत तरीके से वर्कआउट हो रहा है, तो उसको सही करने की कोशिश करता है। एंड उसके लिए उसे बेसिकली बॉडी एक्सरसाइजेस एंड मसाजेस, ये दो ही चीज की जरूरत होती है। सो दे कैन ओनली प्रिस्क्राइब ज्यादा से ज्यादा वो जो ये सपोर्टर्स है ना, ठीक है, सो सपोर्टर्स, प्लेट्स वगैरह वो सब चीजें वो लोग बेसिकली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, बट इसके अलावा और कुछ नहीं। क्लियर है? कोई डाउट? समझ में आ रहा है? सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैरामेडिकल। दे आर लाइक डॉक्टर्स बट नॉट ट्रू डॉक्टर्स। समझ में आ रहा है? मतलब पैरा का मतलब क्या हुआ? कोई अगर मटेरियल किसी एक पर्टिकुलर चीज की तरह है बट वो पर्टिकुलर चीज नहीं है, यू नॉट पॉइंट, वो उस पर्टिकुलर चीज की तरह है बट वो चीज नहीं है, तो उसे हम लोग पैरा ये टर्म लगा देते हैं। पैरामिलिट्री, पैरामिलिट्री बोलेगा तो वो पुलिस वाले ही है, सिर्फ उनको गन यूज करने का पूरा फ्रीडम है, जो नॉर्मल पुलिस वाले को नहीं है। समझ में आ रहा है? तो भी
पैरामिलिट्री कैनॉट किल, ठीक है, until and unless उन लोगों को किल का कमांड नहीं मिला, they won't be able to kill, they can only arrest. समझ लो बहुत खुखार कोई क्रिमिनल है, उसको अरेस्ट करना है, ठीक है, तो नॉर्मल पुलिस वाले उधर काम नहीं आएंगे, तो इसलिए पैरामिलिट्री भेजते हैं। तो वो लोग उनके पैर में गोली चलाते ताकि वो भाग ना पाए, ठीक है, उनके हाथों में गोली चलाते ताकि उनका बंदूक गिर जाए और उनको फिर अरेस्ट करते हैं, जिंदा अरेस्ट करना है, ये रूल है। एंड इस वजह से इंडिया का ये हालत है। भाई क्रिमिनल है, मार के खत्म करो उसको, नहीं, इंसानियत दिखाना है। सो एनीवेज यू गॉट माय पॉइंट, दिस इज पैरानॉर्मल। पैरानॉर्मल का मतलब क्या है? अभी जैसे समझ लो फॉर एन एग्जांपल, मैंने ये टैब उठाया और फिर ऐसा रख दिया, नाउ यू कैन सी मी, राइट? अगर आप मुझे नहीं देख पा रहे हो बट ये मूवमेंट देखना, यू गॉट माय पॉइंट, दैट इज पैरानॉर्मल, ठीक है। हाँ, अभी बेंच उठ के ऐसा हवा में घूम रहा है तो दैट इज नॉट पैरानॉर्मल, दैट इज हॉन्टेड, ठीक है, वो अलग लेवल पे चला जा रहा है, क्लियर है? पैरानॉर्मल का मतलब समझो नॉर्मल चीज हो रही है बट वो नॉर्मल मूवमेंट जो हो रहा है उस मूवमेंट को करने वाला दिख नहीं रहा है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए पैरानॉर्मल। क्लियर है? कोई डाउट लग रहा है? बायोलॉजी इज अ लैंग्वेज, सो दैट्स द थिंग। सो यहां पे पैराजुआ, जुओ मींस एनिमल्स, द टर्म जुओ मींस एनिमल्स, पैराजुआ मींस एनिमल जैसा दिख रहा है बट प्रॉपर एनिमल की तरह है नहीं, समझ में आ रहा है? इसमें ये एक पूरा मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, पॉलीफेरा मल्टी सेल्यूलर है, बट हर एक सेल एक ऑमलेट है, अमीबा, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर व्हेनेवर आई से ऑमलेट एंड चप्पल, व्हेनेवर आई से ऑमलेट एंड चप्पल, ऑमलेट मींस अमीबा, चप्पल मींस पैरामोशियम, ठीक है। तो वो शेप का दिखता है ना वैसा, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है कि मल्टीपल्स ऑफ अमीबा इज लिविंग टुगेदर, इज जस्ट लिविंग टुगेदर, दे आर नॉट इंटरैक्टिंग विद ईच अदर, समझ में आ रहा है? एवरी सेल इज फॉलोइंग टीटीएमएम पॉलिसी, तू तुझा मीमांसा, समझ में आ रहा है? आप लोगों का जो जनरल पॉलिसी होता है, ठीक है, आप दोस्त लोग जब जाके कहीं पे पार्टी कर रहे हो तो यू आर लाइक कि सब अपना अपना अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करो, क्योंकि पता चला किसी ने सिर्फ 10 रुपए दिए बट 100 रुपए का खाया है, समझ में आ रहा है? वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए सब अपना अपना खुद का देखो, क्लियर है? सो दैट इज नोन एज टीटीएमएम पॉलिसी। यहाँ पे वही चीज हो रहा है, इट्स बेसिकली लाइक लिविंग इन अ फ्लैट सिस्टम, समझ में आ रहा है? जब एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म एक फ्लैट में रह रहा है तो वहां पे कैसे है, एवरी ऑर्गेनिज्म हैज ऑलरेडी डिसाइडेड इट्स ओन स्पेसिफिक रोल। पूरा का पूरा फ्लैट, बिल्डिंग के जितने भी फ्लैट्स है सबका एड्रेस सेम रहेगा, एड्रेस चेंज होगा क्या? नहीं, सिर्फ फ्लैट नंबर चेंज होगा, बट कोई भी एक फ्लैट दूसरे फ्लैट को सपोर्ट करेगा क्या? हाँ, वंस इन अ व्हाइल ठीक है, बट एवरी डे नहीं, समझ रहे? कोई इतना जल्दी नहीं करेगा, ठीक है। वो पता चला खुद के भाई है, मतलब सगे भाई है दो फ्लैट्स में, तो भी वो भाई अपने जगह पे, ये भाई अपने जगह पे, यू गॉट माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? इधर करेला बन रहा है, उधर भिंडी बन रहा है, ये शेडिंग हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं होगा, समझ में आ रहा है? सो दैट्स द थिंग। पैराजुआ का मतलब वही, एवरी सेल इज लिविंग आउट फॉर इट्स ओन, ये सिर्फ एक साथ रह रहे, एक कॉलोनियल फॉर्म में सरवाइव कर रहे, दैट्स इट, क्लियर है? सो दैट्स व्हाई फाइलम पोरिफेरा, इट इज मल्टीसेल्युलर बट इट इज सेडेंटरी। सेडेंटरी मतलब ये मूव नहीं कर सकते, एक जगह पे चिपके हुए, दे आर प्लांटेड टू वन पर्टिकुलर प्लेस, समझ में आ रहा है? एंड इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अभी भी सेल्युलर है,
मतलब टिश्यू तक फॉर्म नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है? हर एक सेल अपना अपना खुद का एक्टिविटी कर रहा है। हर एक सेल में इंट्रासेल्युलर डाइजेशन हो रहा है। इंट्रा मींस इनसाइड। समझ में आ रहा है? वो खाने को सेल के अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर उसको डाइजेस्ट कर रहा है। ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो है मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होने के वजह से इन्होंने एक प्रॉपर टिश्यू या फिर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू किया। तो यहां पे एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन होता है। यू गॉट माय पॉइंट? एक्स्ट्रा सेल्युलर बोले तो सेल के बाहर। समझ में आ रहा है? वो अभी देखो हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, स्टमक, इंटेस्टाइन, वो स्टमक इंटेस्टाइन में बहुत सारे सेल्स है, बट वो सेल्स के अंदर डाइजेशन हो रहा है क्या? खाना वो ऑर्गन के अंदर आ रहा है, सेल्स उस पे एंजाइम्स डाल रहा है, डाइजेशन हो रहा है एंड फिर वो डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स को हमारा सेल्स अब्सॉर्ब कर रहा है। यू गॉट माय पॉइंट? तो बेसिकली जो डाइजेशन वगैरह प्रोसेस है वो सेल के बाहर हो रहा है, तो उसे हम लोग क्या करेंगे? एक्स्ट्रा सेल्युलर डाइजेशन। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है? इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन। क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? सो दैट्स द थिंग। सो यहाँ पे आप लोगों को मैंने बता दिया कि ये जनरली मोबाइल होते हैं, मतलब मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, मल्टी सेल्युलर होते हैं, टिश्यू या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। समझ में आ रहा है? सो इन दैट केस वहां पे हमने नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट ऐसे करके क्लासिफाई किया है। नॉन कॉर्डेट्स को फाइलम सिलेंट्रेटा से एक्चुअली आप लोगों को हेमिकॉर्डेटा भी पढ़ाया गया था, राइट? तो हेमिकॉर्डेटा भी है इधर, और फिर बीच में एक्चुअली और एक फाइलम घुस चुका है अभी। 10th से 11th में आपको एक और एडिशनल फाइलम स्टडी करना पड़ता है, फाइलम टीनोफोरा। ठीक है? सी व्हेन आई वाज ऑफ योर एज हम लोगों को 35 फाइला थी पूरा। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया में इन टोटल जो पूरा 35 फाइला है वो सब पढ़ना पड़ता था। टार्डिग्राडा था, फिर ऑर्निथोरिंका था, ठीक है, बहुत सारे हैं, बट आप लोगों को सारे के सारे नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक और एडिशनल ऐड हो गया, दैट इज टीनोफोरा, बट कंटेंट काफी कुछ है। You have to study a lot regarding how the characteristics can be differentiated in classifying different animals. ठीक है, इस वजह से ये चैप्टर becomes one of the most important chapter from 11th standard in NEET. ठीक है, नीट में इस चैप्टर में से 4 क्वेश्चंस आपको बेसिक आने ही वाले हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चंस का आपको वेटेज इस चैप्टर का है। समझ में आ रहा है? नाउ इसमें से बेसिकली 1 से 2 क्वेश्चन तो ऐसा रहेगा कि वो वर्ड ये अपना कॉर्डेट ज़ूलॉजी वाला पार्ट है ना, कॉर्डेट वाला पार्ट, फाइलम कॉर्डेटा, उसमें से कंपल्सरीली 2 क्वेश्चंस रहेगा, ऐसा समझ के चलो। एंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, you need to know the scientific names of all of those animals properly. Compulsorily आपको scientific names ही पूछे जाएंगे। So कितने नीट वाले स्टूडेंट्स हैं प्लीज आप बताओ? Okay, all of you please start working on your scientific names. आप लोगों का CT, okay, CT, 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 ठीक है। सो जो सीटी वाले हैं इतना भी खुश मत हो जाओ, तुम लोगों को ये चैप्टर नहीं है, किंगडम एनिमेलिया सीटी में नहीं आता। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड में से आपको बायोलॉजी में टोटल 4 चैप्टर्स है। सीटी में 11th स्टैंडर्ड में से बायोलॉजी के टोटल 4 चैप्टर्स है। एक है बायोमोलिक्यूल्स, दूसरा है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तीसरा है ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड चौथा है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। समझ में आ रहा है? तो ये 4 चैप्टर्स है और बाकी 12th का सिलेबस पूरा है, जैसा है वैसा पूरा सिलेबस है। ठीक है, सो बेसिकली आप लोगों के केस में, सीटी वालों के केस में, यू विल हैव टू रीड द टेक्स्ट बुक्स वेल। स्टेट बोर्ड का ही अच्छे से रीड करो। जो नीट वाले हैं उनको भी मैं बोलूंगा पहले स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करो, फिर एनसीईआरटी पे जाना। समझ में आ रहा है? सो दैट विल बी द कंडीशन।
तो ये किंगडम एनिमेलिया के लिए डेफिनेटली किंगडम एनिमेलिया, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सब जो चैप्टर्स हैं उसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू फॉलो स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक फर्स्ट। पहले वो गो थ्रू करो, देन रीड इट फ्रॉम एनसीईआरटी। इसमें बेनिफिट क्या होगा, आपका एनसीईआरटी में सिर्फ एक टर्म दिया है बट उसको एलैबोरेट नहीं किया है, यू विल बी एबल टू लर्न इट बेटर। इट विल बी काइंड ऑफ लाइक एन रिवीजन, ठीक है, पूरा प्रॉपर रिवीजन जो है वो आपका एनसीईआरटी में हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सो किंगडम एनिमेलिया के ये जो 4 क्वेश्चंस है उसके लिए 2 क्वेश्चंस मैंने बता दिया आप लोगों को, वेटेजेस फ्रॉम कॉर्डेट पार्ट। जो नॉन कॉर्डेट पार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, अब उसमें आइदर कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जो कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर क्लासिफिकेशन का बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, या फिर you will be directly given a phylum का special condition। समझ में आ रहा है? हर एक phylum में there is a special characteristic जो सिर्फ उस particular phylum के लिए specific है, ये दूसरे phylum में आपको नजर नहीं आएगा। Many a times ऐसा हुआ है कि multiple such phyla का वो special character के साथ match the following type questions आए। You got my point? तो आपको हर एक फाइलम का वो जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है वो ध्यान में रखना है, तो मैच द फॉलोइंग करने को फटाक से इजी हो जाता है, ठीक है। सो दीज आर द की स्टेप्स फॉर हैंडलिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर फॉर नीट। समझ में आ रहा है? मतलब इससे ज्यादा मैं पेपर लीक नहीं कर सकता, वो करना है तो फिर एनटीए वाले तो कर ही रहे हैं। अच्छा सर स्टूडेंट, okay, anyways, so now we are going to look into the classification criteria. Now to tell you the truth, आप लोगों को टेक्स्ट बुक में जो आप लोग ने 10th में पढ़ा था साइंस 2 में, जो 6 क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया पढ़ा था, यहाँ पे अभी भी वही 6 पकड़ के बैठे हैं। समझ में आ रहा है? बट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन हर एक फाइलम में कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन हुए, तो हम लोग ने एक ऐसा बेसिक आइडिया डिसाइड किया कि सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले अच्छे से डिफाइन कर लेंगे, एंड वंस वी हैव डन ऑल ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स देन वी कैन जस्ट एक एक फाइलम में वो कैरेक्टरिस्टिक्स को पुट इन कर देंगे। यू गॉट माय पॉइंट? इट विल बी मच मोर इजियर टू हैंडल दिस चैप्टर। इन फैक्ट इतना ही नहीं, आप लोग जो एग्जाम्स देने वाले हो, यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर वगैरह का एग्जाम्स जो देने वाले हो, उसमें आप लोग अगर समझ लो एक पर्टिकुलर फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं, यू कैन जस्ट मेक दैट फ्लो चार्ट। समझ में आ रहा है? एंड द मार्क्स विल बी गिवन टू यू आराम से, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको फटाफट याद रहेंगे। ये कैसे आप लोग ने वो पोकेमॉन ट्रम्प कार्ड खेले कभी? आप लोग वो जनरेटेड करो, ट्रम्प कार्ड्स क्या होता है पता है? खेला कभी? नहीं। ट्रेडिंग कार्ड्स नहीं? ओके। पहले के टाइम पे ना हम लोग जब छोटे थे तभी मोबाइल वगैरह तो था नहीं, हमारे पास नहीं था, पापा के पास था, और वो भी बेसिकली उसमें स्नेक वाला ही गेम चलता था, वो भी पापा देते नहीं थे, वो अलग बात है, ठीक है। सो व्हाट वी यूज्ड टू डू इज वी यूज्ड टू डू ट्रेडिंग कार्ड्स गेम। ट्रेडिंग कार्ड्स गेम मतलब कैसा? बेसिकली अभी जैसे पोकेमॉन हुआ या फिर क्रिकेटर्स हुआ या फिर WWE के चैंपियंस हुए, उनके ऐसे कार्ड्स होते थे एंड वो कार्ड्स में उनका फोटो, उनका नाम एंड उनके स्टैटिस्टिक्स दिए हुए रहते थे, ठीक है। अब आपके पास कुछ कार्ड्स प्लेस्ड रहेंगे, ठीक है, यू विल हैव टू पिक अप द फर्स्ट कार्ड और उसमें जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आपको स्टैटिस्टिक दिख रहा है वो आपको बोलना है। आपका फ्रेंड भी अपना फर्स्ट कार्ड उठाएगा, उसमें उसको अगर वो स्टैटिस्टिक्स उसका ज्यादा स्ट्रांग है तो आपका कार्ड उसको देना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर समझ लो उसका कार्ड आपसे वीक है तो वो अपना कार्ड आपको देगा, एंड ऐसे करके वी यूज्ड टू प्ले द ट्रेडिंग कार्ड गेम। समझा? सो दैट्स द थिंग। तो यहाँ पे हम लोग वही करने वाले, वी आर बेसिकली गोइंग टू प्रोड्यूस दोस ट्रेडिंग कार्ड फॉर ईच एंड एवरी फाइल। समझ में आ रहा है? क्लियर? सो उसके लिए पहले सारे के सारे क्राइटेरिया, सारे के सारे क्लासिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन।
द फर्स्ट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया जिसके बेसिस में ब्रॉड क्लासिफिकेशन करते हैं हम लोग, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट, दैट इज बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। समझ में आ रहा है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का मतलब क्या होता है वो समझने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड, सी एज आई सेड कि ये बायोलॉजी इज लाइक अ लैंग्वेज, सो ये लैंग्वेज में हर एक चीज का टर्म्स चेंज हो जाता है ना। तो अभी देखो देयर आर टू टर्म्स जो हम लोग बॉडी के सरफेस में कंसीडर करते हैं, एक है डॉर्सल, दूसरा है वेंट्रल। डॉर्सल साइड एंड वेंट्रल साइड। डॉर्सल साइड बोले तो पता है, डॉर्सल साइड बोले तो क्या होता है पता है? ये आप लोग ने 10th में भी पढ़ा रहेगा, इसलिए मैं पूछूंगा। बोल। डॉर्सल फ्रंट साइड और वेंट्रल बैक साइड ना, बैक साइड डॉर्सल एंड फ्रंट साइड वेंट्रल। From now on, remember this. Dorsal, back side, front side ऐसा कुछ नहीं होता। Dorsal बोलेगा तो the side facing the sun, and ventral मतलब the side facing earth. See, जब एक animal ऐसा है, so this area is dorsal. Sun को face कर रहा है ना, so this area is dorsal. This area is facing the earth, so this is वेंट्रल। सर बट फिर तो वही बात हो गई फ्रंट एंड बैक, बट बायोलॉजी में फ्रंट एंड बैक को अलग टर्म्स है। बैक इज नोन एज पोस्टीरियर एंड फ्रंट इज नोन एज एंटीरियर। समझ में आ रहा है? फ्रंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटीरियर, बैक इज नोन एज पोस्टीरियर। इसलिए डॉर्सल मतलब द साइड फेसिंग द सन, इट इज वेरी मच डिफाइंड, specifically defined in such a way. समझ में आ रहा है? एंड वेंट्रल बोलेगा तो द साइड फेसिंग द, ठीक है? लैटरल, लैटरल मतलब ऑन बोथ द साइड्स, दोनों साइड्स को हम लोग लैटरल कहेंगे। क्लियर है? कोई डाउट? और यू हैव टू अंडरस्टैंड वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर ऐसा करके कटिंग हो रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन। अगर ऐसा कटिंग हो रहा है लैटरल टू लैटरल तो उसे ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। समझ में आ रहा है? एकदम सेंटर से अगर कट हो रहा है, एकदम स्पेसिफिकली, अभी समझ लो ये बॉटल है, ठीक है? ये बॉटल को एकदम मैंने सेंटर से ऐसा कट किया तो उसको हम लोग कहते हैं सजाइटल सेक्शन। वी कॉल इट एज सजाइटल सेक्शन। क्लियर है? कोई डाउट? आप लोग चाहो तो आप लोग एक ऐसा छोटा सा डिक्शनरी बना सकते हो खुद का। मैं हर बार कुछ ना कुछ ऐसा वर्ड का मीनिंग बताते रहता हूँ। ब्रेक, हाँ ब्रेक, ओके, सो यस, ठीक है। सो हर बार मैं कुछ ना कुछ वर्ड का मीनिंग बताते रहता हूँ। यू कैन स्टार्ट ब्रेकिंग अ डिक्शनरी। क्लियर? सो वी विल बी स्टार्टिंग विद द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द नेक्स्ट लेक्चर। ये 1 घंटे का लेक्चर में कुछ एक्चुअली जमता नहीं है, ठीक है? हम लोग का मेन स्ट्रीम कब से लेक्चर शुरू होगा क्या पता।